मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततारपुर इस्तमुरार रेवाड़ी हरियाणा, आप सभी विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत करता हूं। आज के अपने अध्याय का नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। आज का अपना उपविषय है कुषाण वंश और दूसरा उपविषय रहेगा मौर्यों के बाद उभरे कुछ छोटे राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले सभी विदेशी आक्रमणकारियों में से अधिक महानता रखने वाले कुषाण थे। कुषाण प्यारे विद्यार्थियों यूची जाति से संबंध रखते थे। ये चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर रहते थे। वहाँ से ये हुणों द्वारा धकेल दिए गए और 5 शाखाओं में विभाजित हो गए। एक शाखा भारत की ओर आ गई और भारत में इन कुषाणों ने विशाल साम्राज्य की नींव रखी। यह साम्राज्य 40 ईस्वी से 200 ईस्वी तक रहा। कुषाणों के बारे में हमें जानकारी के स्रोत उस समय का साहित्य, सिक्के और मूर्तियां हैं। जानते हैं बारी बारी से कुषाण शासकों के बारे में। पहले कुषाण शासक कैडफिस प्रथम हुए। प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में कुषाणों ने अपने नेता कैडफिस प्रथम के नेतृत्व में शकों को अफगानिस्तान और पंजाब से भगा दिया। कैडफिस प्रथम ने 40 ईस्वी से 78 ईस्वी तक राज किया। इनके बाद इनका पुत्र कैडफिस द्वितीय शासक बना। इनका राजकाल 78 ईस्वी से 110 ईस्वी तक रहा। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। पंजाब, बनारस, मथुरा तक का इलाका जीत लिया और इस सारे इलाके को प्रांतों में बांटा, जिन्हें ये स्ट्रेपीज कहते थे। इस शासक ने तांबे और सोने के सिक्के चलाए। इन सिक्कों पर हमें त्रिशूल और भगवान शिव का चित्र मिलता है, जो यह सिद्ध करता है कि कुषाण लोग शैव मत के अनुयायी थे। इसने चीन पर आक्रमण किया। कैडफिस द्वितीय ने चीन पर आक्रमण किया, परंतु हार गया और चीन को वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। प्यारे विद्यार्थियों, कुषाणों के साम्राज्य पर नजर डालते हैं इस मैप में। कुषाण शासक कनिष्क के काल में ये इतना विस्तृत साम्राज्य कुषाणों का हो गया था। इसमें हम मैप में देख रहे हैं, उत्तर में ध्यान करिए। उत्तर में कश्मीर से ऊपर का जो चीन में इलाका पड़ता है वो भी इनके पास था। और यहां से इनका साम्राज्य, कश्मीर से इनका साम्राज्य होता हुआ ये हिमालय की तराई यानी कि नेपाल होता हुआ और ये बनारस आता था। बनारस से प्रयाग और मथुरा भी इनके साम्राज्य में ही था। फिर आगे इनका साम्राज्य में सिंध और कराची क्षेत्र भी आता था। कच्छ का क्षेत्र भी, गुजरात का कच्छ क्षेत्र भी इनके साम्राज्य में था। और इस तरह अफगानिस्तान की तरफ इनका साम्राज्य जाता था। इस तरह से उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में एक विशाल साम्राज्य इनका था। इनकी राजधानी पुरुषपुर थी। सम्राट कनिष्क ने पुरुषपुर को राजधानी बनाया, जिसको आजकल पाकिस्तान में पेशावर कहते हैं। इस तरह इनका साम्राज्य उत्तर पश्चिम, सुदूर उत्तर पश्चिम में खोतान से लेकर और इधर
बनारस तक। उत्तर में कश्मीर से लेकर के और दक्षिण यानी कि दक्षिण पश्चिम में गुजरात में सौराष्ट्र तक। ये विशाल साम्राज्य कुषाणों का प्यारे विद्यार्थियों हमने इस मैप में देखा। इन्होंने चीन पर भी आक्रमण किया था, वो इस क्षेत्र से, इधर से, यानी कि चीन की तरफ इनकी सीमाएं लगती थी कश्मीर से ऊपर से। तो कैडफिस द्वितीय ने और सम्राट कनिष्क ने चीन पर आक्रमण किया था, जो आगे हम पढ़ेंगे, वो इस रास्ते से किया था। प्यारे विद्यार्थियों, अब कुषाण कालीन सिक्कों पर नजर डालते हैं। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए। हम कनिष्क के पिता कुजुल कडफिस के समय के भी सिक्के हमें मिलते हैं। ये सिक्के हैं, ये कुजुल कडफिस के समय के सिक्के हैं। इसके अलावा हमें कनिष्क के समय के भी सिक्के मिलते हैं। अब इन सिक्कों में हम दो बात देखते हैं। एक सिक्के में सम्राट कनिष्क खड़े हैं, एक सिक्के में ये सम्राट कनिष्क का सिक्का है, ये उनका चित्र है। इन दो सिक्कों की तुलना करें हम पहले। प्यारे विद्यार्थियों, इस सिक्के में भगवान शिव और नंदी की मूर्ति है। भगवान शिव खड़े हैं और नंदी खड़ा है उनका। ऊपर वाले सिक्के में बुद्ध की रूप में कनिष्क का चित्र है, यानी कि कनिष्क ने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। आरंभ में उनके सिक्के इस तरह से भगवान शिव के मिलते हैं, तो इनके पूर्वज और कनिष्क भी पहले शैव मत के अनुयायी थे। बाद में सम्राट कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपनाया। तो इन सिक्कों से भी हमें इस बात की जानकारी मिलती है। हमारे सामने प्यारे विद्यार्थियों दो पत्थर की मूर्तियां हैं, एक ये और एक ये, दोनों खंडित हैं, टूटी हुई हैं, जो सम्राट कनिष्क की मानी गई हैं। साथ में ये सोने का सिक्का है, ये भी सम्राट कनिष्क का है। इन मूर्तियों को हम ध्यान से देखते हैं। पहले वाली मूर्ति को हम जब ध्यान से देखते हैं इसको, तो इन्होंने मजबूत प्रकार के जूते पहने हुए हैं। साथ में ही हथियार है इनके हाथ में। इस सिक्के में घोड़े के साथ हैं। इससे ये इतिहासकारों का अनुमान है कि सबसे पहले पगड़ी और चमड़े के जूते सैनिकों को कुषाण काल में पहनने को दिए गए, यानी कि इनकी ड्रेस का हिस्सा बने। और घोड़ों का भी अधिक मात्रा में प्रयोग कुषाण काल में ही माना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, सम्राट कनिष्क के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सम्राट कनिष्क का शासनकाल 120 ईस्वी से 162 ईस्वी तक माना जाता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उनका राजकाल 78 ईस्वी से 102 ईस्वी तक रहा। ऐसा इसलिए मानते हैं कि कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, जिसे भारत सरकार भी आज मानती है। कनिष्क ने कश्मीर, मगध, बंगाल, सिंध, उज्जैन और मालवा क्षेत्र को जीता, जैसा कि हमने पीछे मैप में देखा था। सेना में पगड़ी और चमड़े के जूते और घोड़ों का प्रयोग कुषाण काल में ही माना जाता है। कनिष्क की प्रमुख विजय एक चीन की विजय मानी जाती है। कहते हैं कि कनिष्क के पिता कैडफिस चीन के शासक से हार गए थे और उनको कर देना स्वीकार किया था। कनिष्क ने
अपने एक दूत को चीन के शासक होती के पास भेजा और ये संदेश भिजवाया कि अपनी पुत्री का विवाह कनिष्क के साथ कर दे। सम्राट होती को बड़ा गुस्सा आया और उसने दूत को जेल में डाल दिया। सम्राट कनिष्क ने 70,000 की विशाल सेना के साथ अपने सेनापति सी को युद्ध के लिए भेजा और सी युद्ध में हार गया, क्योंकि चीन का सेनापति पांचाओ बहुत ही ताकतवर सेनापति था। कनिष्क हार नहीं मानने वाला था। उसने दोबारा मजबूत सेना तैयार की और फिर दोबारा चीन पर आक्रमण किया। इस बार वहां का सेनापति पांचाओ मर चुका था और उनकी जगह उनका पुत्र पांचियांग सेनापति था और कनिष्क युद्ध जीत गया और टैक्स देना बंद कर दिया। इसी के साथ कनिष्क ने चीन के शासक से कासगर, यारकंद और खोतान ये 3 क्षेत्र अपने साम्राज्य में मिला लिए। ये भारत के उत्तर और पश्चिम क्षेत्र का इलाका था। प्यारे विद्यार्थियों, कनिष्क एक साहित्य प्रेमी व्यक्ति भी था। उसके दरबार में अनेकों विद्वान रहते थे। जब कनिष्क ने मगध पर आक्रमण किया था, उस समय वहां से अश्वघोष नामक विद्वान को लेकर आया था। इस विद्वान ने महात्मा बुद्ध पर अनेक ग्रंथ लिखे। प्रमुख ग्रंथ बुद्ध चरित्र, सौदारनंद और सारीपुत्र प्रकरण। इन्हीं के प्रभाव में आकर कनिष्क ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। उनके दरबार में एक विद्वान नागार्जुन भी रहते थे, बौद्ध विद्वान थे। इन्होंने माध्यमिक सूत्र लिखा। उनके दरबार की शोभा वसुमित्र भी बढ़ाते थे, जिन्होंने महाविभास लिखा। प्रमुख वैद्य और शल्य चिकित्सक चरक भी उनके दरबार में रहते थे। कनिष्क बहुत कला प्रेमी भी थे। उनके समय के अनेक स्तूप और विहारों को आज हम देखते हैं। बारामूला के पास उन्होंने कनिष्कपुर नामक एक नगर भी बसाया। उनकी राजधानी पुरुषपुर थी, जिसे आजकल पेशावर बोलते हैं, पाकिस्तान में है। यहां पर उन्होंने 400 फीट ऊंचा एक स्तूप बनवाया था, जिसके अवशेष आज भी हैं। कुषाणों ने भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाए और कनिष्क के काल में तो इन सिक्कों की बड़ी सुंदर ढलाई होती थी। मूर्ति कला के क्षेत्र में तो विशेष योगदान रहा। इनके समय में मूर्ति कला के 2 केंद्र थे, गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली। इन दोनों कला शैलियों को हम अगले स्लाइड में विस्तार से पढ़ते हैं। कुषाण काल में कला 2 भागों में बांटी जा सकती है, एक गांधार कला शैली, दूसरी मथुरा कला शैली। पहले विद्यार्थियों गांधार कला शैली को देखते हैं। गांधार कला में प्रथम बार महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। इससे पहले महात्मा बुद्ध को वृक्ष रूप में या छतरी रूप में दिखाया जाता था, जैसा कि हमने अनेक चित्रों में पहले देखा है। इसमें शरीर की नाड़ियों, पुट्ठों, हड्डियों आदि को बड़ी सूक्ष्मता से दिखाया गया है। बालों को घुंघराला दिखाया गया है। कपड़े की सलवटों को बड़ी बारीकी से दिखाया जाता था। वस्त्र और आभूषण को पत्थर पर ही उकेरा जाता था उस समय। देखिए इस चित्र में कपड़े की सलवटें कितनी बारीकी से उकेरी गई हैं। देखिए इधर इसी तरह से बालों को घुंघराला दिखाया गया है। और इस तरह से कुषाण काल में महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का बनना आरंभ माना जाता है। अब और देखते हैं गांधार कला शैली की मूर्तियां। देखो यहां देखते हैं हम घुंघराले बाल, आभूषण हैं। ये आभूषण उकेरे गए हैं मूर्तियों पर। कपड़े की शलवटें देखिए, एक एक शलवट को कितनी बारीकी से दिखाया गया है। ऐसे ही ये देखिए यहाँ पर भी सम्राट अशोक की कपड़े की शलवटें, घुंघराले बाल, सभी जो चित्र हैं यहाँ आसपास, मानव और पशु भी हैं, बंदर भी हैं, पक्षी भी हैं। ये पक्षी है,
ये बंदर हैं और यहाँ अन्य जीव भी हैं, तो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के संरक्षण में सभी जीव सुरक्षित हो गए, ऐसा इस चित्र में दिखाया गया है। कितनी बारीकी से एक एक चीज दिखाई गई है। अब मथुरा कला शैली को देखते हैं। मथुरा कला शैली में इसमें महात्मा बुद्ध की भारी शरीर वाली मूर्तियां बनाई गई। महात्मा बुद्ध को कमलासन पर बैठाया गया है, बैठाकर दिखाया कमलासन पर। अलंकृत प्रभामंडल बनाया गया है। ये प्रभामंडल देखिए चारों तरफ, इसको प्रभामंडल बोलते हैं, जो चेहरे के चारों तरफ बनाया जाता था। जैन धर्म के तीर्थंकरों की मूर्तियां और स्त्रियों की मूर्तियों को नगन दिखाया गया है। यानी कि मथुरा कला शैली में मूर्तियां नगन बनाई जाती थी और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को नगन बनाकर बाद में वस्त्र पहनाए जाते थे। ऐसा मथुरा कला शैली में है। महात्मा बुद्ध के सिर पर बाल और मूछें नहीं दिखाई गई हैं इस शैली में। इस तरह से देवी देवताओं की नगन मूर्तियां इस शैली में बनती है। और भी चित्र देखते हैं। ये मथुरा कला शैली की मूर्तियां हैं। इसमें महात्मा बुद्ध बैठे हैं, इसमें सरस्वती का चित्र है वीणा के साथ। मौर्यों के बाद कुछ छोटे छोटे अन्य राज्य भी उभरे। अभी तक हमने कुषाणों के बारे में पढ़ा, परंतु जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो अनेक छोटे छोटे राज्य बन गए थे। उन छोटे छोटे राज्यों पर एक बार नजर डालते हैं। कौन कौन से राज्य उभर आए थे मौर्यों के बाद? पहला राज्य उभरा शुंग वंश का। हमने पढ़ा था कि 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य शासक वृहद्रथ की हत्या करके उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर कब्जा कर लिया। पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ पर विजय प्राप्त की। यूनानी शासक मिनांदर को 155 ईस्वी पूर्व में सिंध नदी के किनारे हराया। इनके यहां आकर के यूनानी शासक को हरा कर गए। कुछ इतिहासकार कहते हैं कलिंग के शासक खारवेल ने पुष्यमित्र को हरा दिया था। कुछ बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का विरोधी था, परंतु ऐसा इतिहास पर दृष्टि डालने से गलत साबित होता है, क्योंकि शुंग शासकों ने भरुच का स्तूप अपने समय में बनवाया, कार्ले का चैत्य बनवाया, अमरावती और नासिक की गुफाएं, जो बौद्ध गुफाएं हैं, ये सब शुंग वंश के समय की हैं। तो ऐसा नहीं माना जा सकता कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म के विरोधी थे। एक बार मैप में नजर डालते हैं शुंग वंश का। ये मगध को ही जीत करके बनाया था, तो छोटा साम्राज्य मगध का इनका जरूर हो गया। ये वाला साम्राज्य इनका था। एक बार इस पर देखें हम, ये सारा इनके समय का साम्राज्य था, ये शुंग वंश था। ये पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। यहां पर खारवेल का राज था। ये कलिंग क्षेत्र था इधर, जो अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद फिर स्वतंत्र हो गया था, ये कलिंग क्षेत्र। तो ये शुंगवंश था। प्यारे विद्यार्थियों, शुंग कालीन कला पर एक नजर डालते हैं। ये कार्ले का चैत्य, ये पहाड़ी को काटकर बनाया गया है। पहाड़ी को काट करके ही ये सुंदर पिलर और ऊपर के ये छत उकेरी गई है। सामने चैत्य का जो नमूना महात्मा बुद्ध का छतरी का ये बनाया गया है, सब पत्थरों को काटकर उकेरे गए हैं। साथ में ये भरुच का स्तूप है। ये भी उस समय की कला का बहुत ही सुंदर और अद्भुत नमूना है। ये दोनों बौद्ध कालीन कला के नमूने हैं। अब अगला वंश देखते हैं, कौव्य वंश। प्यारे विद्यार्थियों, 73 ईस्वी में वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर दी और मगध में कौव्य वंश की स्थापना की। यह वंश ज्यादा लंबे समय तक राज नहीं कर पाया। इसने कुल 45 वर्ष शासन किया।
और 4 प्रमुख राजा हुए वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। इन 4 शासकों ने राज किया। ये राजा सनातन परंपरा के थे, अर्थात हिंदू थे। 28 ईस्वी पूर्व में इसके अंतिम शासक सुशर्मन की सातवाहन शासक सिमुक ने हत्या कर दी और इस वंश का अंत कर दिया। और इस तरह से कवि वंश का अंत हो गया, जो थोड़े समय तक ही रहा। ये इनका साम्राज्य है। ये कवि वंश का साम्राज्य हम देख रहे हैं, छोटा सा था, मगध के चारों तरफ था। अब अगला वंश पढ़ते हैं, चेदी वंश। मौर्यों के पतन के बाद कलिंग क्षेत्र ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। हमने पढ़ा था कलिंग के युद्ध में सम्राट अशोक ने कलिंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, परंतु उत्तराधिकारी कमजोर होने के कारण ये कलिंग फिर आजाद हो गया। यहां चेदी वंश ने राज किया, जिन्हें चेत भी कहते थे। उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा अभिलेख मिले हैं। ये देखो बराबर में, ये उदयगिरी की पहाड़ियों को काट करके एक गुफा बनाई है, जिसको हाथी गुफा, अभिलेख गुफा कहा जाता है। खारवेल के शासन के 13वें वर्ष तक की जानकारी इस गुफा के अभिलेखों से प्राप्त होती है। इस वंश में सबसे ताकतवर शासक खारवेल हुआ, जिसने कृष्णा नदी तक साम्राज्य की विस्तार किया। इस शासक ने पांड्यों को भी हराया, दक्षिण भारत में मगध के शासकों को भी हराया, अंग राज्य पर भी अधिकार कर लिया और यवन शासक डिमिट्रियस को भी इसने हराया। यानी कि एक मजबूत शासक खारवेल रहा कलिंग का। परंतु यह शासक धार्मिक रूप से बहुत ही सहिष्णु व्यक्ति था। इस शासक को जैन मत का सबसे बड़ा संरक्षक माना जाता है उस समय का। मेरे विद्यार्थियों, सातवाहन वंश के बारे में पढ़ते हैं। सातवाहन वंश भारतीय इतिहास का एक बहुत ही प्रसिद्ध साम्राज्य रहा है। इनका साम्राज्य क्षेत्र देखते हैं मैप में। गुजरात के आधे भाग को लेते हुए मध्य प्रदेश और झारखंड का आधा भाग और उड़ीसा क्षेत्र का आधा हिस्सा इनके साम्राज्य में था। दक्षिण में मैसूर और तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र भी इनके पास उस समय था। इस तरह से एक विशाल साम्राज्य के सातवाहन भी मालिक थे। मैगस्थनीज की इंडिका अशोक के अभिलेख व पुराण बताते हैं कि इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार स्वीकार कर लिया था, उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। मौर्यों के पतन के बाद आंध्र प्रदेश में सातवाहनों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस तरह से इस क्षेत्र में इन्होंने पहले स्वतंत्रता की घोषणा की। प्यारे विद्यार्थियों, साम्राज्य की स्थापना इन्होंने महाराष्ट्र से की, परंतु मौर्यों के पतन के बाद इन्होंने घोषणा आंध्र प्रदेश क्षेत्र में की स्वतंत्रता की। सिमुक को सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने कौवे शासक सुश्रमण का वध करके मगध को भी जीत लिया था, जैसा आपने अभी अभी पढ़ा भी है। इस वंश में सातकनी प्रथम, सातकनी द्वितीय और हाल आरंभिक प्रमुख शासक हुए। हाल ने गाथा सप्तशती नामक एक काव्य भी लिखा। गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी भी प्रसिद्ध शासक हुए, जिनके समय में प्रतिष्ठान राजधानी रही, जिसको पैठान कहा जाता है। यज्ञ श्री सातकर्णी एक शासक, अंतिम शासक हुए, जो बड़े कमजोर थे और उनके समय में इस वंश का पतन हो गया। इस तरह से हमने सातवाहनों का एक विशाल साम्राज्य, प्यारे विद्यार्थियों, देखा। प्यारे विद्यार्थियों, हमने कुषाण काल और अनेक छोटे छोटे राज्यों के बारे में पढ़ा।
अब कुछ अभ्यास के प्रश्न जो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इन सभी प्रश्नों के उत्तर इसी टॉपिक में आपको मिलेंगे, इन्हीं स्लाइड्स में आपको मिलेंगे। कुषाण कौन थे? इसके प्रमुख शासकों का वर्णन करें। कुषाण कालीन मूर्तिकला पर प्रकाश डालिए अथवा गांधार कला शैली और मथुरा शैली का वर्णन करें। शुंग वंश का वर्णन करें। कव्य वंश का वर्णन करें। खारवेल कौन था, उसके कार्यों पर प्रकाश डालिए। सातवाहन कौन थे? आज के इस अध्याय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।